परीक्षा हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास के बिजी रहने के वजह से थोड़ा सा आप लोगों का वीडियो लेट हो रहा है। प्रयास जरूर रहेगा कि अब वीडियो नियमित रूप से आए और अच्छे तरीके से आए। तो हम लोग एक क्लास 10th के बच्चों के लिए, स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए चैप्टर शुरू किए थे, जिस चैप्टर को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। पहला चैप्टर का वीडियो आपके YouTube चैनल परीक्षा हेल्प में डाला हुआ है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो पहला पार्ट डाला हुआ है। जिनको नहीं दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, पहले आप उस वीडियो को देख लें। यह है वीडियो नंबर 2, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसे हम लोग शॉर्टकट एब्रिविएशंस एपी कहते हैं। तो आइए आज हम लोग एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या है। सबसे पहले बहुत कुछ चीज़ों को पढ़ा था हमने। एपी क्या है, कैसे कहते हैं, किस प्रकार से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालते हैं। आज हम लोगों का क्लास स्टार्ट होता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दो टाइप का होता है एक्चुअल, जो है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो टाइप का होता है। एक होता है फिनाइट एपी और दूसरा होता है इनफिनाइट एपी। तो सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर फिनाइट एपी क्या है और दूसरा इनफिनाइट एपी क्या है। ठीक है, तो एक सवाल आएगा अंदर में, फिनाइट एपी क्या है और इनफिनाइट एपी क्या है, तो उसको भी हम लोग समझते चलेंगे। कोशिश रहेगा कि वीडियो को इनहेंस किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको आपके लिए वीडियो लाए। तो फिनाइट एपी क्या है, सबसे पहला सवाल। फिनाइट एपी क्या है, फिनाइट एपी क्या है। और दूसरा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय इनफिनाइट एपी, इनफिनाइट एपी क्या है। तो फिनाइट एपी और इनफिनाइट एपी दो एपी होता है, क्योंकि ये जरूरी है जानना बच्चों को। तो फिनाइट एपी क्या है, पहले इन चीजों को हम लोग समझे। जैसे इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं कि अ फिनाइट एपी इज एन एपी with a limited with a limited with a limited number of terms number of terms number of terms। कहने का तात्पर्य कि यदि ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म जो है वो लिमिटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया है कि लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। एग्जाम्पल क्या सर, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको हम देते हैं जैसे 2, 4, 6, 8। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये फिनाइट एपी है। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ टर्म को हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और चार टर्म। तो यहाँ पर देखने को मिलता है हियर n बराबर 4 टर्म्स, कि जो भैया नंबर ऑफ टर्म है वो 4 है। तो ऐसा एपी जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के टर्म को जोड़ा जा सके, गिना जा सके, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को हम लोग फिनाइट एपी कहते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और ले लें। जैसे 3 का टेबल यदि आप पढ़ें, 3 फिर 6 फिर 9, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म 3 है। तो ऐसे नंबर ऑफ टर्म क्या है, तो n बराबर है 3। तो जिसके टर्म को गिना जा सके उसे हम लोग कहते हैं फिनाइट एपी, जिसके इंड को हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, इनफिनाइट एपी क्या, तो आइए हम लोग समझे। तो लिखा है इनफिनाइट एपी इज एन, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इज एन एपी that never ends, that never end
इट डज नॉट हैव अ लास्ट टर्म, हैव अ लास्ट टर्म, यानी जिसके लास्ट टर्म का पता नहीं। एग्जाम्पल क्या सर, आइए एग्जाम्पल आपको हम दे के बताने का प्रयास करते हैं। जैसे 2 का टेबल ही आप देख लो, 2, 4, 6, 8, 10, और इसके बाद यदि ऐसे लिख दिया जाए डैश 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 डैश, तो आप यहाँ पर ये कहाँ तक गया, इसके लास्ट टर्म का कुछ पता ही नहीं है। डैश डैश देने का ही एक्चुअल मीनिंग है कि आगे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इसके लास्ट टर्म का पता नहीं है, इसलिए हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को इनफिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनफिनाइट एपी कहते हैं। क्योंकि इसके अंतिम पद का रुकाव 10 में होगा, 15 में होगा, पता ही नहीं है। और एक एग्जाम्पल ले ले, आप कोई भी टेबल उठा लो, 4 का टेबल उठा लो, 4, 8, 12, 16, तो ये कहाँ तक जा रहा है ये पता हमको नहीं चल रहा है, इसका लास्ट टर्म हमको पता नहीं है। ये हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के लास्ट टर्म को नहीं बताया गया या नहीं पता चलता है, ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को ही हम लोग इनफिनाइट, दैट्स मीन कहाँ रुका नहीं पता, 10 में रुका, 15 में रुका, 20 में रुका, नहीं पता। ऐसे टर्म को हम एक्चुअल में कहते हैं, ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कहते हैं हम इनफिनाइट एपी। तो उम्मीद है कि ये 5 मिनट आप लोग फिनाइट एपी और इनफिनाइट एपी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आइए अब वास्तविकता में फिनाइट एपी के सवाल भी बनता है और इनफिनाइट एपी से संबंधित सवाल भी बनता है। तो इनफिनाइट एपी यदि हमको दिया हो तो उसका nth टर्म हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, या स्टार देके हेडिंग दे दे, nth term of an AP किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का nth टर्म हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा इस चीज को हम थोड़ा सा लिखने का तरीका को सुधार दें। ये जो लिखा गया ये गलत लिखा हुआ है, ए कैपिटल और एन स्मॉल, दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, ऑफ एन एपी, सॉरी ये आर्टिकल्स का यूज किया गया है, तो ये जो लिखा हुआ था ये सही था, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं था। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के पहले आर्टिकल का यूज किया, नॉट nth टर्म यूज किया। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के nth टर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10। तो वीडियो नंबर 1 में आपको हमने बताया था कि एक्चुअल ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये हम कोशिश करते हैं आपको दूसरा चेंज कर देने का। हाँ, ये हम कोशिश करते हैं, आप देखिए ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, एक्चुअल में A1 टर्म है। ये क्या लिखा हुआ है, ये A2 टर्म है। ये क्या लिखा हुआ है, ये A3 टर्म है। ये क्या लिखा हुआ है, ये A4 टर्म है। और ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज A5 टर्म। तो आप एक एक बात को बारीकी से समझिएगा, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 टाइप का होता है, एक फिनाइट एपी होता है, दूसरा इनफिनाइट एपी होता है। तो आपके स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिख रहा है, जो एग्जाम्पल दिख रहा है, वो आप भलीभांति समझ सकते हैं कि ये इनफिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इनफिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ना ये वाला जो टर्म होता है, ठीक है, इस वाले टर्म को, इसको भी थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। इस वाले जो टर्म को ध्यान से समझते हैं, ये जो है दिस इज कॉल्ड nth टर्म।
दिस इज कॉल्ड nth टर्म। ये जो है हमारा ये है nth टर्म ऑफ एन एपी। तो आइए nth टर्म ऑफ एपी को कैसे लिखते हैं। तो थोड़ा सा यदि हम गौर से देखें, तो आपको एक चीज दिखता होगा, एक खूबसूरती दिखता होगा। वो क्या है? हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 पे कॉमन डिफरेंस का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो क्या है कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट? तो कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट था कि दो कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस को ही एक्चुअल में हम कहते थे कॉमन डिफरेंस डी, और उसको डिनोट करते थे डी से। तो ध्यान से देखिएगा, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो इस पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है वह है 2। आप देखिएगा तो भैया 2 में प्लस 2 हुआ तो 4 आया, 4 में प्लस 2 हुआ 6 आया, 6 में प्लस 2 हुआ 8 आया, 8 में प्लस 2 आया 10 आया। इसी प्रकार ये प्लस टू का कॉन्सेप्ट में चल रहा है। तो यदि आप ध्यान से हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर a1 को लिखने का तरीका है a1 बराबर 2, और 2 को लिखने का तरीका एक बच्चा थोड़ा सा दिमाग करके सोचेगा तो 2 इस प्रकार से लिखा गया कि सर a1 में यदि हम d जोड़े, मेरे भाई हमको पता है कि a1 में d नहीं जोड़ना है। कहने का तात्पर्य d यहाँ पर क्या है, तो यहाँ d कहने का मतलब है कि 0 है। यदि d 0 है तो इसका मतलब क्या है कि जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया, जो a1 था वही रह जाएगा a1, यानी a1 को लिखेंगे इस तरह से a1 प्लस डी, वेयर d इज इक्वल टू 0। वाई? क्योंकि फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस की बात कहाँ से आएगी? तो a1 बराबर a1, और a1 बराबर कितना हो गया हमारे पास 2 प्लस 0। ठीक है, 2 प्लस 0, सॉरी 2 प्लस 0, 2 प्लस 0, तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि a1 मतलब उसमें कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म है, पहला टर्म, उसमें कॉमन डिफरेंस की बात कहाँ से आएगी। a2 क्या है? तो a2 कैसे निकलेगा? तो a2 निकलेगा कि a1 में जैसे ही हमने d जोड़ा तो मुझे नेक्स्ट टर्म पता चल गया। a1 कितना था? तो हम लोगों ने देखा a1 था 2, और d कितना था हम लोगों ने तुरंत फाइंड आउट किया 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आया? तो 4। यह है a2 निकालने का कॉन्सेप्ट। या इसी को हम इस तरीके से ऐसा सोच सकते हैं, इस वाले टर्म को थोड़ा सा हम ज्ञान से देखेंगे तो इस तरीके से सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं कि फर्स्ट टर्म 2 प्लस, जब हम d में d 1 टाइम्स ऑफ d, यानी d का एक टाइम्स कहने का मतलब 2 प्लस d के आगे 1 से मल्टीप्लाई है, और d कितना है 2, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया? तो 4। ऑलमोस्ट 4 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ना एक्चुअल ये जो लिखने का तरीका है ये क्या है, ये वाले टर्म को यदि इस तरीके से लिखा गया है a1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ d, यानी इसके आगे इसका मतलब समझाएंगे, बहुत गहराई मतलब रखता है इसका मतलब। आगे आप लोग को हम लोग समझाएंगे कि एक्चुअल मीनिंग क्या है। आइए अब फिर से इसके आगे बढ़ते हैं। हम ओके, स्क्रीन पर दिख रहा है a3। अब निकालने की बारी आई। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग देखा, a1 किस प्रकार निकलता है वो हम लोगों ने देखा, a2 हम लोगों ने देखा, और a3 किस प्रकार निकलेगा। तो a3 को लिखने का तरीका एक ऐसा बंदा लिखा, a2 में d जोड़ दिया, यानी अपने पहले वाले टर्म में d जोड़ दिया। लेकिन एक बंदा और देखे हम लिखते हैं, वो ऐसा सोचा। वो क्या सोचा कि सर यदि हमको a2 का पता करना है तो हम a2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, सॉरी a3 पता करना है, a3 हम इस प्रकार लिख सकते हैं। a2 में यदि हम 2 टाइम्स ऑफ d जोड़ दें, 2 टाइम्स ऑफ d, कहने का मतलब a2 कितना है, सॉरी a1 कितना है, a1 में 2 टाइम्स ऑफ d जोड़ दें। ठीक है, a1 में ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा एडिट कर दें। a1 में यदि हम 2 टाइम्स ऑफ d जोड़ दें तो a1 हमारे पास कितना था? तो 2 था। यहाँ देख सकते हैं a1 कितना था? तो 2 था। और 2 टाइम्स ऑफ d करने का मतलब d कितना है? तो d है 2। 2 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया? तो हो गया 6। कितना हो गया? 6। तो आप देख रहे हैं क्या, जब हम लोगों ने a1 निकाला तो हम लोगों को दिखा कि d है ही नहीं, यानी d के आगे कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, a2 जब हम लोगों ने देखा तो a2 क्या है? तो a2 को लिखने का तरीका है a1 प्लस डी, या एक बंदा लिखा a1 प्लस 1d।
इसका मतलब डी का कोफिशिएंट कितना है, तो डी का कोफिशिएंट 1, यानी जब टर्म 2 है तो डी का कोफिशिएंट 1, जब टर्म 1 है तो डी का कोफिशिएंट 0, जब टर्म 3 है तो डी का कोफिशिएंट कितना, इस फॉर्मूले से आपको क्लियर होगा। डी का कोफिशिएंट कितना, एक कम, डी का कोफिशिएंट एक कम, यानी A4 टर्म के लिए सर हम कह सकते हैं कि सर यदि हम A में 3D जोड़ दें तो वेरी गुड, और यानी कहने का मतलब A कितना हमारे पास है, तो 2 है, और 3 इंटू डी कितना है, तो 2 है, 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना होता है, तो 8 होता है। यानी हम लोगों ने यहां से देखा कि A4 जो है वो इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी फोर्थ टर्म को लिखने का तरीका A+3D, थर्ड टर्म को लिखने का तरीका A1+2D, और सेकेंड टर्म, यानी सीख क्या रहे हैं, सीख रहे हैं ये, देख रहे हैं ये कि जब कोई टर्म A4 है तो उसका डी का कोएफिशिएंट एक कम है, टर्म 3 है तो डी का कोएफिशिएंट एक कम है, टर्म 2 है तो डी का कोएफिशिएंट एक कम है। यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग, यहां से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर इसी प्रकार से यह चलता रहेगा, इसी प्रकार से यह चलता रहेगा। और nth टर्म का यदि हमको कॉन्सेप्ट निकालना है तो nth टर्म को लिखने का तरीका, फर्स्ट टर्म तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो d है ना, d जो है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो एक कम होगा, एक कम यदि n है तो n क्या होगा, n-1, और इस तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं कि an, इस तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं, इस तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं कि n टर्म का फॉर्मूला क्या है, तो n टर्म का फॉर्मूला है हम्म, हम्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, A+n-1 इंटू डी। तो ये रहा आपका एक शॉर्ट समरी कि किस प्रकार से हम लोग nth टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और इसी पर अब हम लोगों को प्रश्न बनाएंगे। तो आइए एक बार थोड़ा सा 2 मिनट रिकैप कर दें। आज हम लोगों का जो वीडियो शुरू हुआ, वीडियो शुरुआत किस प्रकार से हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या है, तो एपी आर 2 टाइप्स, फिनाइट एपी एंड इनफिनाइट एपी। फिनाइट एपी हम उसे कहते हैं जिसके नंबर ऑफ टर्म्स को गिना जा सकता है, आसानी से गिना सकता है, जिसका एंड हमको ऑलमोस्ट पता है। वहीं इनफिनाइट एपी हम उस एपी को कहते हैं जिसका एंड हमको पता नहीं है। तो अब हम लोगों ने उसके बाद फिर पढ़ा, जैसे कि एग्जांपल लिया कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। डैश डैश का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो डैश डैश का एक्चुअल मीनिंग होता है ये जो आप देख रहे हैं डैश डैश। इस डैश डैश का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो इस डैश डैश का एक्चुअल मीनिंग होता है दिस आर कॉल्ड इनफिनिट, क्योंकि इसका एंड हमको पता नहीं है। फिर हम लोगों ने आगे बढ़ा, तो हम लोगों ने पहले कॉमन डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू a2 - a1 इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 2, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। A1 को लिखने का तरीका हम लोगों ने वीडियो 1 में समझाया था। A1 को लिखने का तरीका हो सकता है A1 + 0 इंटू डी, दैट्स मीन डी का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। A2 को लिखने का तरीका A1 + d, A1 + d कहने का मतलब क्या, जो डी का कोफिशिएंट है, यदि हमको टर्म 2 निकालना है तो डी का कोफिशिएंट है उससे कम होगा। A3 को लिखने का तरीका, एक फॉर्मूला, एक तो ये भी तरीका, ये जो तरीका ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका A3 को लिखने का तरीका, फर्स्ट टर्म यदि हम डी के कोफिशिएंट से कम गुना करें, डी के कोफिशिएंट से कम गुना करें, तो ये हमारे पास आ गया थर्ड टर्म। A4 को लिखने का तरीका A+3D, जहाँ डी का कोफिशिएंट आपको देखने को मिल रहा होगा, यदि हमको नंबर ऑफ टर्म 4 निकालना है तो जो डी का कोफिशिएंट है वो कम है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ये पहुंच सकते हैं कि यदि किसी अर्थमेटिक काम को nth टर्म निकालना है तो 100% ये कह सकते हैं कि सर यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को nth टर्म निकालना है तो n टर्म बराबर हो गया a+, सबसे पहले फर्स्ट टर्म ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन d जो है यदि हमको nth टर्म बोला तो उससे एक कम रहेगा, एक कम करने मतलब n-1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपके पास फॉर्मूला आया ठीक है, an = a + n-1d,
यानी कहने का मतलब एक एग्जाम्पल हम आपको लेकर के बताते हैं। जैसे ऊपर दिया गया हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 10। इसी का यदि हमको ये बोले यहीं पर बनाने का प्रयास करते हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। जैसे कि हम लोगों को बोले इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, टू फाइंड 15th टर्म, टू फाइंड 15th टर्म, कि हमको 15वां टर्म बोला है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का निकालने का। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले 15 टर्म, यानी हमको A15 बराबर पूछा है वाट। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 2 है। फिर होना चाहिए कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग अभी तुरंत निकाला था 2 है। टर्म निकालने बोला 15, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सर एनवा टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है nth टर्म निकालने का तरीका। तो अब देखिएगा A मतलब फर्स्ट टर्म 2 प्लस n का मतलब 15 माइनस 1 और d का एक्चुअल मीनिंग कितना, तो 2। तो यहाँ हो गया 2 प्लस 15 में 1 घटता है तो 14 गुना 2, 14 दूनी 28 प्लस 2 इक्वल टू 30। तो इस प्रकार से इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट इस प्रकार से इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के माध्यम से हमने आपको एक सवाल बता दिया। यस, ठीक है, ये सवाल बता दिया। चलिए, तो अब ध्यान से देखना है, यहाँ लिखा था टू फाइंड 15th टर्म A15 इक्वल टू क्वेश्चन में A बराबर 2 D बराबर 2 AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 टू डी, जहाँ निकालने का तरीका प्रोसेस के साथ आपको बताएं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे सो 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 द nth टर्म, द nth टर्म, nth टर्म, the nth term n of the AP, of the AP, of the AP with with first term A and तो show the nth term an of the AP with first term A and common difference, common difference common difference D is given by an is equal to A plus n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आगे इफ एनी एपी, इफ एनी एपी, एनी एपी, इफ एनी एपी A1 A2 A3 A4 dash 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 an, here nth term also called last term, and denoted by
डिनोटेड बाय एल। हियर एल इज लास्ट टर्म। तो हम लोगों ने क्या समझा कि यदि कोई एपी है, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म या हमको कॉमन डिफरेंस पता है, तो उसके हम nth टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फिर हम लोगों ने देखा यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे ये a है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये an है, तो इसको दूसरी भाषा में हम लोगों ने हम लोग ये भी कहते हैं कि जो nth टर्म है यही एक्चुअल है लास्ट टर्म, यानी और उसको लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं l से। हियर l इज इक्वल टू लास्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में बेहतर से बेहतर आया हो। यदि कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इसका नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इस पर आधारित प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू। परीक्षा को प्रयास कीजिए सब्सक्राइब करने का। आपका 1 मिनट हमारे लिए एक हिम्मत कहीं ना कहीं प्रदान करेगा कि आगे भी वीडियो अच्छे तरीके से बेहतर बनाएं। दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास करें।